हेलो बच्चों, वेलकम टू एमआर क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एसएसटी का यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग सोशल साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और सोशल साइंस में आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि आप लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम लोग इस कहानी को अच्छे तरीके से पार्ट 1 का जो है हमारा यहाँ पे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को बताया जा रहा था कि आरएम बैच में कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इससे पहले हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर खत्म कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे साइंस का भी पहला चैप्टर हो चुका है और आज हमारा यहाँ पे एसएसटी का फाइनली पहला चैप्टर आ चुका है। एसएसटी में हम लोग पहले हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट होल सिलेबस की तैयारी, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद की मीनिंग को जानेंगे, यूरोप क्या होता है इसको हम जानेंगे और एक अच्छी कहानी हम आज इसको पार्ट 1 में करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से अपने यहाँ पे इस चैप्टर 1 की जर्नी को आगे बढ़ाकर चलना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चैप्टर का नाम को यहाँ पे पहले समझिएगा कि चैप्टर का जो नाम है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये यूरोप क्या होता है और उसके बाद ये राष्ट्रवाद क्या होता है। उसके बाद फिर हम जो है आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जैसा कि ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसको हम 7 महादेश में जो है बांटे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि इसको हम एसएसटी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको 7 महादेश में यानी कि 7 महाद्वीप में इसको जो है हम क्या करे हुए हैं, इसको जो है हम डिवाइड किए हुए हैं। और जितना भी यहाँ पे हमारे पास कंट्री है, इन्हीं सातों महादेश के अंतर्गत में आते हैं। तो उसमें ही यूरोप जो है एक महादेश है। यूरोप क्या है, एक तरह का महादेश है जिसके अंतर्गत में बहुत सारे देश आज के टाइम में भी वहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, जैसा कि हम लोग हमारा जो भारत देश है, जैसा कि हमारा जो भारत देश है वो जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत में आते हैं और पूरा एशिया जो है पूरे एशिया के अंतर्गत में बहुत सारे देश आते हैं। जैसा कि आप लोग भी बहुत छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि एशिया एक ऐसा महाद्वीप है, महादेश है जो जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। तो सबसे पहले हम 7 महादेश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, 7 महादेश की कहानी को पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हम मान लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा महादेश है वो हमारा एशिया है, जो कि हम लोग खुद इस एशिया महादेश पे रहते हैं और भारत देश में रहते हैं, जो कि सबसे बड़ा महादेश है, दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास यूरोप है। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे तीसरा जो है हम बोल सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, ये दो हम अमेरिका को लेकर चलते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे अफ्रीका, एक तरीके का हमारा जो है एक अफ्रीका भी जो है हमारा क्या है, एक महादेश है। एक अफ्रीका भी जो है क्या है, हमारा एक महादेश है। देख सकते हैं कि तो हमारे यहाँ पे 5 नंबर में जो है हम अफ्रीका को मानेंगे, अफ्रीका, और उसके बाद 6 में हम मानेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और 7 में हम मान लेंगे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे हमने 7 महादेश के बारे में यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, 7 महादेश के बारे में, महाद्वीप के बारे में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो उसी में जो है आप लोग को जो ये चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप लोग को इसी में जो है एक देश के बारे में, एक यहाँ पे महादेश के बारे में पढ़ाया गया है कि यूरोप नाम का एक एक महादेश है, यूरोप नाम का एक महाद्वीप है, जिसमें जो है हमें इसमें राष्ट्रवाद को पढ़ना है। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे ये समझते होंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। तो देखिए इस चैप्टर में हम पूरी कहानी जो है राष्ट्रवाद को ही पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में ही इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिरकार राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और ये हमारे हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, राष्ट्रवाद से पहले हम यहाँ पे इस यानी कि महाद्वीप पे यानी किस चीज का शासन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप जानेंगे राष्ट्रवाद के मतलब को। आई थिंक आप लोग को जो है ये यूरोप समझ में आ गया होगा। यूरोप एक तरह का महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश जो है आते हैं, जैसा कि कुछ देश के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि एक फ्रांस है, फ्रांस, दूसरा हम बोल सकते हैं कि जर्मनी, उसके बाद तीसरा हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग देश है। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि
और भी बहुत सारे इंक्लूडिंग बहुत सारे देश आ सकते हैं, जैसा कि एशिया के अंतर्गत में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, रूस, चाइना, बहुत सारे देश जैसे भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सभी एशिया के अंतर्गत जैसा कि स्थित है। उसी तरीके से यूरोप में ये सभी जो है और भी बहुत सारा देश जो है स्थित है। खास करके हम यहाँ पे फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम सब यहाँ पे इटली भी इसी में है, यानी कि यूरोप के अंतर्गत में इटली भी आ जाते हैं। उसी तरीके से इंग्लैंड भी क्या चले जाते हैं, यूरोप के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं यानी कि इस सभी देश की कहानी के बारे में, यानी कि खासकर हम इस चैप्टर में हम राष्ट्रवाद को जानेंगे और राष्ट्रवाद का प्रसार जो हुआ था, सबसे पहला आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रवाद का जो प्रसार हुआ था, मतलब राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ था वो यूरोप से हुआ था। और यूरोप का एक देश फ्रांस नाम का देश है, फ्रांस से ही हमारा राष्ट्रवाद का जो है उदय होना शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में जो है राष्ट्रवाद का जो है विकास हो गया, राष्ट्रवाद का जो है जन्म हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, ये हमारा राष्ट्रवाद का जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो चैप्टर का नाम है, यह है यूरोप में राष्ट्रवाद और इसके बारे में हम उदय के बारे में पढ़ेंगे और इसका विकास कैसे हुआ, इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रवाद का उदय यानी कि उसका जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से वो फैला और उसका विकास यानी कि राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट यानी नेशनलिज्म का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि देखिए पहला स्लाइड है और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को जानते हैं। देखिए, अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की एकता की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना यानी कि हम अपने देश से गद्दारी नहीं करें, हम अपने देश के बारे में अच्छा ही सोचना। ठीक है, हम अपने देश से प्रेम करें, हम अपने देश से लगाव रखें, यानी कि हम अपनी इस तरीके से सोच को लेकर चले कि आज हम अपनी पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ आगे अपने देश के लिए करना है, कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी के लिए करना है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, इसी को हम जो है नेशनलिज्म कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव और एकता की भावना को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि ये नहीं कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पर अगर पैदा हुए हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है। यहाँ पे जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश का भी यहाँ पे हमारा जो है कुछ कर्तव्य है कि हम उस देश के बारे में भी कुछ कर सके, उस देश को भी क्या करें, हम बेहतर बना सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि पुराने के समय में आप लोग जानते हैं, पुराने जमाने के समय में आखिरकार अगर हम यहाँ पे 18वीं शताब्दी की बात किया जाए, 17वीं शताब्दी की बात किया जाए, तो आप लोग को मालूम है कि उस समय राष्ट्रवाद का जो है एक नाम भी नहीं मालूम था लोगों को कि राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, पहले के जमाने में यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूरे सोसाइटी पे जो है राजतंत्र का जो है व्यवस्था था। राजतंत्र यानी कि राजा का ही शासन चलता रहता था। लोगों को देश से कोई भी लेना देना नहीं रहता था। वो क्या करते थे, राजा की वफादारी को राष्ट्रवाद समझते थे, राजा का ही हुक्म को मानते थे और अगर राजा के हुक्म को नहीं मानते थे तो उसको जो है फिर कठोर दंड दिया जाता था राजा की तरफ से। ठीक है, तो ये सब कहानी है और इस कहानी को आज हम इस पार्ट 1 में यानी कि हिस्ट्री के पार्ट 1 में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को राष्ट्रवाद क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे आधार यह जो है साझा भाषण, नस्ल, धर्म, इतिहास पर आधारित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो है नस्ल के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे स्थान पे भी अलग अलग यानी कि अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग जो है एकजुट होकर अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, नेशनलिज्म कहेंगे। तो इसमें ये सब भी हो सकता है, यानी एक देश में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग भी रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने दुनिया भर में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि पहले के जमाने में राष्ट्रतंत्र था। अब हम थोड़ा सा चलेंगे, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, हम इसको स्लाइड में देखेंगे। फिर हम अपनी कहानी को यानी कि जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो आप लोग को पीडीएफ के तौर पर आप लोग को जो है प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो हम अभी ये हमारा टॉपिक रहेगा कि राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि लोगों को कैसे पता चला कि राष्ट्रवाद नाम की भी चीज होती है, राष्ट्रवाद क्या होती है। ये 1789 से जो है आप लोग को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे पहले एक कहानी को समझिएगा। जैसे हमारा टॉपिक अभी ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय यानी कि राष्ट्रवाद का जन्म। तो देखिए, कहानी शुरू होता है यूरोप के महादेश से। यूरोप एक महादेश है, आप लोग को पहले ही बता दिया गया है, और उसके भी अंतर्गत यूरोप के अंतर्गत फ्रांस नाम का एक देश है। फ्रांस नाम का देश आज भी स्थित है और फ्रांस की कहानी शुरू होती है 1789 की।
1789 की 1789 से यह कहानी शुरू होती है और ये बोला जाता है कि 1789 में जैसे फ्रांस का जो राजा था, वो था लुई 16वां, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं कि ये लुई 16वां किस तरीके का राजा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लुई 16वां जो है राजतंत्र था और उस समय में आप लोग जानते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र भी नहीं था, यानी कि तानाशाही राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र वो होता है एक ऐसा राजा जो संविधान के दायरे में रहकर अपनी जो है राजशाही को चलाए। लेकिन तानाशाही राजतंत्र क्या होता है, स्वेच्छाचारी होता है, यानी अपने मन का जो काम करेगा, अपने मन का जो जनता पे जो कानून थोप दिया, वो उसको हम क्या कहते हैं, तानाशाही राजतंत्र कहते हैं। अभी आगे के टॉपिक में हम सब कुछ को समझने वाले हैं। तो लुई 16वां जो था वो हमारा जो है फ्रांस में तानाशाही राजतंत्र था, तानाशाही राजतंत्र चला रहा था, यानी कि इसके मन में जो आता था वो ये करता था, ठीक है। देश को जो है अपना अपने अंदर में कंट्रोल में ये किए हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत ही निरंकुशवाद था, शासन यानी तानाशाही था। लोगों को जो है ये जो है अपना लोगों को जो है ये अपना अधिकार नहीं देता था। और फ्रांस में आप लोग को पहली बात बता दे कि उस समय में फ्रांस में जो वर्ग था, यानी कि फ्रांस में अगर हम उस समय जाति की बात किया जाए, फ्रांस में अगर उस समय जाति की बात किया जाए तो फ्रांस में उस समय रहते थे। फ्रांस में कितने वर्ग के लोग रहते थे, 3 वर्ग के लोग रहते थे, जिसमें सबसे पहला जो होता था पादरी वर्ग, इसमें सबसे पहला जो था वो पादरी वर्ग था, दूसरा हमारा कुलीन वर्ग था और तीसरा जो था वो दास वर्ग था। जैसा कि कुलीन वर्ग, दूसरा हमारा कौन था, कुलीन वर्ग, और तीसरा जो था वो हमारा दास वर्ग था। तो अब ये सब हम समझाते हैं कि ये है क्या। तो देखिए जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारत में भी अभी जो है जैसे 4 प्रकार की जाति निवेश करते हैं, यहाँ पे 4 प्रकार के जो है धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरीके से 4 प्रकार के धर्म रह रहे हैं। तो उसी तरीके से उस समय में जो है फ्रांस में तीन वर्ग के लोग रहते थे, 3 जाति के, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 जाति के लोग रहते थे, ठीक है। अब कहानी हम सुनाएंगे यहाँ पे। अभी हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम रिलेट करके पढ़ाने वाले हैं। हालांकि जब तक आप लोग ये नहीं समझेगा तब तक ये नहीं समझेगा कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है कि 1789 से पहले जो है फ्रांस में लुई 16वां का शासन था और लुई 16वां जैसे क्या करता था, तानाशाही राजतंत्र था, जो अपने मन में उसको आता था वो करता रहता था, जनता के साथ जो उसको मन में आता था करता था। वो जो है संवैधानिक नहीं था, उसके पास जो है संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी जो संविधान के हिसाब से चल सके। जैसा कि आज जो हमारे देश में जो है लोकतंत्र का शासन है और लोकतंत्र के शासन में ये जो जरूरी होता है कि संविधान के हिसाब से अपने देश को और अपने नागरिक को लेकर चले। लेकिन उस समय क्या होता था, राजतंत्र था और राजतंत्र में जो है लुई 16वां के पास जो है संवैधानिक नाम की कोई चीज नहीं थी, संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं थी। उसको जो मन में आता था करता था। और उस समय में हम आप लोग को जैसा कि बताया कि उस समय में जो है हमारे पास फ्रांस में 3 वर्ग के लोग रहते थे, पादरी वर्ग रहते थे, कुलीन वर्ग रहते थे और दास वर्ग रहते थे। पादरी वर्ग जो है क्या थे, पादरी वर्ग जो है राजा के बहुत ही करीब रहते थे। अगर राजा को कोई सलाह लेना रहता था, राजा को कोई किसी बात का सलाह लेना रहता था तो वो पादरी वर्ग के साथ जाते थे और पादरी वर्ग के साथ जो है वो सलाह लेकर अपने देश को चलाते थे। और तो पादरी वर्ग जो है बहुत ही राजा के करीब था, तो इन लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं होती थी, यानी कि फ्रांस में इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसी तरीके से अगर कुलीन वर्ग की बात किया जाए तो ये देखिए कुलीन वर्ग जो है ऐसे वर्ग थे जो बहुत ही व्यापारी टाइप के इसमें जो है लोग रहते थे, व्यापार लोग रहते थे इसमें। और व्यापार लोग के पास तो आप लोग भी जानते हैं जो बिजनेस करते हैं उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो इसको भी अपनी जिंदगी जीने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और फ्रांस में ये भी राजा के बहुत ही करीब रहते थे। राजा को अगर किसी चीज की दिक्कत होती थी, पैसे वगैरह सबके, तो ये कुलीनों से जो है वहां पे अपना जैसे बातचीत करके वहां से ले सकते थे। और यहाँ पे राजा क्या करते थे, कुलीनों की बात को मानना पड़ता था, ठीक है। कुलीन जो बोलते थे देश चलाते थे, एक तरह का यानी कि यूरोप के राजतंत्र पे, यानी कि यूरोप के राजनीतिक व्यवस्था पे इन दोनों का अच्छा खासा कंट्रोल था, यानी कि यूरोप के राजतंत्र पे इन दोनों का अच्छा खासा कंट्रोल था। ये दोनों जो चाहते थे वही होता था। और बीच में हमारे लास्ट में जो है बचा दास वर्ग। दास वर्ग क्या होता है, देखिए मजदूर किसान वर्ग जो है इसमें आते थे, जैसा कि इसमें मजदूर लोग रहते थे, किसान लोग रहते थे और यहाँ पे और भी छोटे वर्ग लोग रहते थे, छोटे वर्ग के लोग, यानी कि छोटे जाति के लोग रहते थे, छोटे वर्ग के लोग, यहाँ कह सकते हैं कि छोटे जाति के लोग इसमें रह के निवास करते थे, छोटे वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। तो मजदूर किसान और जो भी मतलब जो है छोटे वर्ग के लोग, जो है छोटे जाति के लोग जो इसमें रहते थे, तो उसको जो है दास वर्ग कहा जाता था। दास वर्ग क्यों कहा जाता था, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, तो समझते हैं कि उसको हम दास वर्ग क्यों कहते थे। देखिए मान लिया कि एक मजदूर है, ठीक है, एक मजदूर है, आपको उसको जबरदस्ती काम पर ले जाते हैं और उसको जो है उसका मुनाफा, सही मुनाफा काम करने के बजाय नहीं देते हैं, तो उसको हम कहते हैं दास वर्ग। मान लिया किसी को आप ले गए अपने घर काम पे और उससे आप पूरा दिन काम करवा दिए और शायद मान लिया कि अभी जो है एक मजदूरी 500 रुपया पर डे है,
लेकिन आप उस मजदूर को पैसे नहीं देते, आप उस मजदूर को जबरदस्ती काम करवा के भेज देते हैं और उसको जो है आप पैसे नहीं देते हैं, तो हम उसको कहते हैं दास वर्ग कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मजदूर आते थे, किसान आते थे और भी जो भी छोटे वर्ग के लोग रहते थे वो सब इसके अंतर्गत आते थे। इन लोगों को जबरदस्ती काम करवा लिया जाता था राजा के तहत, कुलीन वर्गों के तहत, पादरी वर्गों के तहत, लेकिन उसकी सही मजदूरी, सही मुआवजा इनको नहीं दी जाती थी। किसानों से भी अच्छा खासा खेती करवा दिया जाता था, लेकिन 90% जो है खेती का हिस्सा जो है यहाँ पे सामंतवादी था, सामंत के लोग लेते थे, यानी कि जिसके अंतर्गत में जो है राजा जो है पूरे गांव को एक चौधरी या फिर सामंत के साथ, सामंत के अंदर में कंट्रोल करने के लिए दे रखा था। और ये सामंत जो है सामंत एक व्यक्ति थे जो पूरे जो है गांव को कंट्रोल करता था, पूरे गांव की खेती को कंट्रोल करता था, और उस किसान जो है 90% अपना हिस्सा जो है सामंतवादी को देते थे, मतलब राजा को दे देते थे। और किसान बहुत जो है परेशान रहते थे, मजदूर लोग भी बहुत सारे परेशान रहते थे, किसान वर्ग भी जो है बहुत सारे परेशान रहते थे, क्योंकि इन लोगों का जो है शोषण होता था, शोषण हो रहा था, क्योंकि इनको सही से मजदूरी नहीं दी जाती थी, किसान को सही खेती करने का किसानी मतलब मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, तो इन दोनों जो है बहुत परेशान रहते थे। और हालांकि एक बात आप लोग को बता दें कि फ्रांस में जो है फ्रांस में क्या होता था, ये 3 जाति के वर्ग थे, 3 जाति के वर्ग तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वर्ग, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वर्ग जो था वो दास वर्ग के लोग रहते थे, यानी कि छोटे वर्ग किसान जो है ये जो है इनकी ज्यादा संख्या थी। मान लिया कि इसमें जो है 90% आबादी जो है आप लोग को यहाँ पे दास वर्ग की जो है जनसंख्या इसमें ज्यादा थी, बाकी इन लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम थी। लेकिन फिर भी राजनीतिक व्यवस्था पर, यूरोप की पूरे राजनीतिक व्यवस्था पर पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग अच्छे से कब्जा जमाए हुए थे, क्योंकि इनके पास जो है पैसा था, व्यापार था, और राजा इनसे सलाह लेता था, पादरी वर्ग से सलाह लेता था, और इससे जो है आर्थिक जो है मदद लेते थे देश को चलाने के लिए, ठीक है। और ये लोग जो थे बहुत ही गरीब थे, और इन लोग जो है अपना जीवन जैसे तैसे बिता रहे थे। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया, आया 1789 का समय, 1789 का समय आया, 1789 के समय में फिर क्या किया, जो है थोड़ा वो जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है थोड़ा सा बढ़ने लगी। और पहले ये देखिए 1789 से पहले ये जो दास वर्ग के लोग हैं ये समझते थे कि राजा से वफादारी करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन 1789 में जो है जब जनता परेशान होने लगी, जनता को लगा कि नहीं ये जो है एकदम बिल्कुल मनमानी तरीके से राजा जो है देश को चला रहा है, लेकिन कुछ लोगों जो है उसमें जो है कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, देश में जो है एक तरह का संविधान होना चाहिए, देश में एक तरह का क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, और हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग को भी जो है यहाँ पे इस देश में, हम लोग भी इस देश के नागरिक है, और हमको भी इस देश के नागरिक होने के तहत हमको भी कुछ न कुछ अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हमको जो है यहाँ पे 90% खेती का जो है समाजवादी को दे दिया जाए, हमारी मजदूरी जो है आप नहीं दीजिए, तो ऐसा जो है किसी को भी बेकार लगेगा, और आप उससे बहुत ही कम समय तक उसको जो है इस तरीके से करवा सकते हैं। बाकी उसको भी जब अपना वो भी जब अपना माइंड लगाएगा तो फिर उसको भी समझ में आएगा कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो आया 1789 का समय, फिर उन लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, राष्ट्रवाद की जो है बात को समझा उन्होंने कि नहीं, देश के बारे में सोचना चाहिए, देश में अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग के बारे में, राजा को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। फिर आया, बात किया गया कि संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1789 में एक क्रांति हुई, जिससे लुई 16 को यहाँ से देश छोड़कर भागना पड़ा, और फिर यहाँ पे 1789 के बाद 1792 में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, संविधान बनाया गया, बोला कि ठीक है हम संविधान के हिसाब से देश को चलाएंगे। लेकिन जब इस संविधान की में बात किया जाए तो इस संविधान में जो है से पादरी वर्ग को अधिक अधिकार दिया गया, पादरी वर्ग को अधिक अधिकार दिया गया, कुलीन वर्ग को जो है ज्यादातर इसमें अधिकार दिया गया, यानी कि अगर मताधिकार की बात किया जाए, वोट देने का अधिकार की बात किया जाए, तो इन दोनों के जो है बहुत सारा अधिकार दिया गया। फिर इस संविधान में जो है दास वर्ग को कुछ नहीं दिया गया, दास वर्ग को जो है फिर बोला कि ठीक है हम संविधान के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन उस संविधान में क्या किया गया, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को ही ज्यादा से ज्यादा उसमें व्यवस्था दिया गया, यानी कि उसका जो है इसको ही अधिकार दिया गया, और दास वर्ग को फिर उसी की व्यवस्था, मतलब जैसा स्थिति था उसका वैसा ही स्थिति रहा। 1792 से फिर 1799 तक ठीक चला, 1792 से 1799 तक ठीक चला, और फिर 1799 के बाद जो है 1804 में जो है 1799 के बाद फिर क्या होता है, 1804 में, यानी कि फिर रूस की फ्रांस की जो जनता थी वो फिर परेशान होने लगी, और फिर 1804 का दौर आता है, फिर 1804 का दौर आता है, और इस 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा,
नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक थे और उन्होंने यहाँ पे जब देश की स्थिति इस तरीके की देखी तो नेपोलियन बोनापार्ट कहा कि हम जो है संविधान के हिसाब से देश को चलाएंगे, हम संवैधानिक राजतंत्र चलाएंगे। तो फिर क्या हुआ, फ्रांस की जनता ने क्या किया, इस नेपोलियन बोनापार्ट को अपना राजा मान लिया और 1804 में इसको फ्रांस का सम्राट यानी कि फ्रांस की गद्दी पर इसको बैठा दिया गया। ठीक है, जब ये 1804 में इसको फ्रांस की गद्दी पर बैठाया तो ये रियली में उस तरीके से देश को चलाया जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया, इन्होंने बताया कि हम अपने देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे और रियली में ये बंदा क्या किया, ये फ्रांस की जो गद्दी थी, फ्रांस का जो राजनीतिक व्यवस्था था उसको जो है संविधान के हिसाब से चलाने लगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, संविधान के हिसाब से चलाने के लिए 1804 में यहाँ पे नेपोलियन संहिता लागू किया। क्या किया, नेपोलियन संहिता, यानी कि इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 80 यानी कि 1804 में लागू हुआ। और उसमें ये पूछा जाएगा कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, यानी कि नेपोलियन संहिता ने कितने कोड ने कितना संहिता यानी कितना नियम लाया, तो आप लोग बता सकते हैं कि उसमें जो है 5 कोड थे। कितने कोड थे, 5 कोड थे। तो ये सारी कहानी को पहले आप लोग अच्छे से दिमाग में हटा लीजिए, दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद फिर हम इसका जो है पीपीटी आप लोग को जैसे अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट में देखिए यहाँ पे आप लोग को अगर बता दिया जाए, देखिए बोले थे कि 1799 में उन्होंने डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर सत्ता संभाली और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 में फ्रांस का वो सम्राट बन गया। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, उसी तरीके से ऑस्ट्रिया को हराकर इटली के एक बड़े भाग पर हिंसा कर दिया। अब थोड़ा सा कहानी फिर से हम पढ़ेंगे, फिर इस बात पर हम आएंगे और यहाँ पे हमारी कहानी चल रही थी। ठीक है, इस पेज पर हमारी जो है कहानी क्या कर रही थी, चल रही थी। और हमने बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट 4 कोड लाए, यानी कि 4 को व्यवस्था लाया, यानी कि 4 को अपना संहिता नियम लाया कि अब फ्रांस में 5 कोड लाए थे, 5 कोड लाए थे। कितना कोड, 5 कोड। तो 5 कोड जो है नेपोलियन बोनापार्ट जब लेकर आए तो यहाँ पे फ्रांस की जनता बहुत खुश हो गई कि चलो ठीक है, हमको एक अच्छा राजा मिलेगा। और फिर यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, यानी कि वहां का सम्राट बना। और फिर 1815 तक उन्होंने फ्रांस की गद्दी को अपने संभाला। ठीक है, 1815 में फिर क्या हुआ, वाल्टर का युद्ध हो गया था। 1815 में क्या हुआ था, वाल्टर की युद्ध हो गया था। वाल्टर का युद्ध जिसमें जो है यानी कि ऑस्ट्रिया, जिसमें सभी देश का नाम बताते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे उसी तरीके से प्रसा हो गया, और भी यानी कि फ्रांस का जो पड़ोसी देश था, उन लोगों ने क्या किया, वाल्टर का युद्ध किया और नेपोलियन बोनापार्ट को उसमें पराजय कर दिया, नेपोलियन बोनापार्ट को मार के मुआ दिया। ठीक है, उसमें क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पे हरा दिया गया। वाल्टर के युद्ध में 1815 में वाल्टर का युद्ध हुआ था और जो है क्या किया गया था, नेपोलियन बोनापार्ट को जो है उसमें पराजय कर दिया। और फिर हुई वीना कांग्रेस की संधि, यानी वीना कांग्रेस आप लोग नाम सुनते हैं। ठीक है, तो इतनी कहानी आप लोगों को यहाँ पे दिमाग में रखना है। फिर हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और फिर समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय फिर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये सब कहानी से राष्ट्रवाद का क्या लेना देना है। तो इससे आप लोग को एक बात बताया कि देखिए, ये सब कहानी जब हुआ तो जनता को लगा कि नहीं, मुझे भी देश में अधिकार मिलना चाहिए, देश का मेरे ऊपर भी कुछ कर्तव्य है और देश में जब हम रहते हैं तो हमारा भी हक है, हमारा भी अधिकार है। फिर उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इतनी सारी क्रांति हुई। पहले 1789 की क्रांति हुई, फिर यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आए 1804 में जो है फिर उन्होंने क्या किया, शासन किया। फिर उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र मिला। फिर जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपना एक गुट बनाया, अपना एक गुट यानी कि सैनिकों का गुट बनाया और अलग अलग यानी कि फ्रांस यानी कि यूरोप के अलग अलग देशों में भेजने लगे। और यहाँ पे इस सैनिक को, इस गुट को बोला गया कि आप जो है राष्ट्रवाद को फैलाइए, राष्ट्रवाद का प्रसार कीजिए। तो अलग अलग देश में जाकर यहाँ पे क्या करने लगे, यहाँ पे जो नेपोलियन की सैनिक थे, नेपोलियन के जो गुट थे, वो क्या करते थे, अलग अलग देश में जाके राष्ट्रवाद को फैलाते थे। राष्ट्रवाद को जब फैलाते थे तो अलग अलग देश के जैसे ऑस्ट्रिया, प्रसा, जर्मनी, ये सब के जो देश थे, इटली वगैरह सब के जो भी वहाँ के राजा थे, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्योंकि कोई भी राजा ये नहीं चाहता है कि हमारे देश के सिस्टम जो है कोई दूसरा कंट्रोल करे या फिर हमारे देश जो है दूसरे से प्रभावित होकर हमारे यहाँ की व्यवस्था को खत्म कर दी जाए। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, सभी देश ने यहाँ पे मिलकर एक वीना कांग्रेस किया। वीना कांग्रेस यानी कि वीना कांग्रेस की बैठक हुई। वीना कांग्रेस की बैठक हुई, आप लोग को यहाँ सभी पीपीटी के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। वीना कांग्रेस हुई। इस वीना कांग्रेस में वीना संधि हुई थी। वीना संधि हुई थी। आप लोग को बता दिया जाए कि ये वीना कांग्रेस हुई थी, ये फ्रांस की राजधानी वीना नगर में हुई थी। वीना जो है एक शहर का नाम है जो कि फ्रांस की राजधानी नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है।
जिसमें जो है एक वीना कांग्रेस हुई थी, यानी सभी जो कि पड़ोसी देश, फ्रांस के पड़ोसी देश जो है सभी वहां पे एक सम्मेलन किया गया था, जिसको हम वीना सम्मेलन या वीना कांग्रेस कहते हैं। और इसका जो है वीना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था, जो उस समय ऑस्ट्रिया का राजा था, ऑस्ट्रिया का जो है उस समय राजा था, उस समय ऑस्ट्रिया का राजा कौन था, तो आप लोग भी जानते हैं कि मेटरनिक था। आप लोगों ने मेटरनिक का भी नाम सुना होगा। ये सारा नाम जो है अभी आप लोग को पीपीटी के द्वारा मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप लोग को कहानी अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी यहाँ पे चली गई है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया की वीना कांग्रेस में चली गई है, वीना संधि पे चली गई है, ठीक है। यानी कि 1815 में वाल्टर का युद्ध हुआ। 1815 में कहा गया, ये देखिए 1815 में वाल्टर की युद्ध हुआ। इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट को मार के मुआ दिया गया, यानी कि वो उसको पराजय कर दिया गया। फिर सभी देश का जो है यानी कि सभी देश के राजा जो है वीना नगर में आया और एक संधि किया, जिसको हम वीना संधि कहते हैं, वीना कांग्रेस कहते हैं। सबसे पहले तो मीटिंग किया, वहां पे बैठा, वहां पे जो बैठा तो उसको हम वीना कांग्रेस कहते हैं, वीना सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब मिलना, तो वीना सम्मेलन कहते हैं। और वहां पे एक नियम बनाया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो जो मतलब संहिता बनाया गया। सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दें कि जब 1804 में, यानी कि कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू फिर से हम करेंगे, तो आप लोग को एक बात बता दें कि वीना यानी कि 1804 में, 1804 में अगर हम बात किया जाए, 1804 में यानी कि 1804 में अगर हमने नेपोलियन संहिता लागू हुआ, तो उसमें क्या क्या बताया गया, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता अगर वहां पे लागू हुआ, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता अगर वहां पे लागू किया गया, कहा फ्रांस में किया गया, किसके द्वारा, तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो पहली बात तो ये बताई गई कि इसमें जो है जन्म सिद्ध अधिकार को हटाया जाएगा। पहला बात ये बताया जाए कि जन्म विशेष अधिकार को हटाया जाएगा, जन्म विशेष अधिकार, जन्म विशेष अधिकार को हटाया जाएगा। ये जो है फ्रांस में बिल्कुल कैंसिल होगा। यानी कि इस जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है, जन्म विशेष अधिकार क्या होता है, जैसा कि आप लोग को हमने बताया, शुरू में बताया था कि अगर हमने बताया था कि फ्रांस में जो है 3 वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पे लिख देते हैं। फ्रांस में अगर बात किया जाए तो 3 वर्ग के लोग रहते थे। सबसे पहला जो था वो था पादरी वर्ग, पहला था पादरी वर्ग, उसके बाद यहाँ पे कुलीन वर्ग था, उसके बाद जो है दास वर्ग के लोग रहते थे। अब इसमें क्या होता था कि पहले के जमाने में, पहले के समय में, यानी कि फ्रांस में 1789 के टाइम में, उससे पहले यानी कि 1789 के टाइम में बात किया जाता था कि अगर कोई पादरी वर्ग में पैदा हुआ है तो वो बहुत ही खुशनसीब है, वो बहुत ही स्वभावशाली है, और कुलीन में भी पैदा होता था तो बहुत ही मतलब खुशनसीब है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों का जो है कब्जा रहता था, और जो पहला जो भी व्यक्ति इसमें जन्म लेता था वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता था, वो अपने अलग विशेष, इसको जो है अलग विशेष अधिकार ही दिया गया था। फ्रांस में इन दोनों को अलग से एक अधिकार ही दिया गया था, ठीक है। लेकिन दास वर्ग जो है परेशान रहते थे, दास वर्ग क्या रहते थे, परेशान रहते थे, और ये दास वर्ग जो है परेशान होने के कारण जो इसमें पैदा होता था उसको जैसे विशेष अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट आया तो बोला नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, जन्म विशेष अधिकार को हटा देंगे, यानी कि कोई भी यानी कि धर्म को हम मान्यता नहीं देंगे, यानी कि कोई भी जो है वर्ग जो है उच्च नहीं है, कोई भी वर्ग नीच नहीं है, सभी जो है समान, ठीक है। दूसरा जो है वहां पे लाया गया समानता का अधिकार लाया गया, समानता का अधिकार लाया गया, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, जैसा कि आप लोग को संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 हमारा दे रहा है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार को, जिनके जन्म विशेष अधिकार को हटाया गया, यानी कि उसके बाद फिर लाया गया समानता का अधिकार। ये बोला गया कि हम सभी यहाँ पे जो भी नागरिक है, जो भी हमारे पास प्रजा है, देखिए प्रजा आप लोग को वर्ड यूज होता है प्रजा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जब देश जब कोई देश किसी राजा के अंदर रहता है तो उसके नागरिक को, उसके लोगों को जो है प्रजा कहते हैं। और जब कोई देश लोकतंत्र के हाथ में रहता है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है या फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति है, अगर वहाँ के बाई इलेक्शन बनता है, यानी इलेक्शन करके बनता है, तो वहाँ की जनता को हम नागरिक कहते हैं, ठीक है। तो प्रजा और नागरिक में ये अंतर होता है। तो वहाँ की जो प्रजा है, हम बता रहे थे, वहाँ की जो प्रजा है उसको बोला गया क्या कि नहीं, हम समानता का अधिकार देंगे, कोई भी प्रजा को हम विशेष रूप का अधिकार नहीं देंगे, सबके साथ इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। ये नेपोलियन बोनापार्ट ला रहे थे। तीसरा में उन्होंने बताया कि हम किसी भी किसान से जो है यानी कि सामंतवादी व्यवस्था को खत्म किया उन्होंने, सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, तीसरा हम बोल सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था खत्म, समांतवादी व्यवस्था खत्म, ठीक है। चौथा में बोला गया कि किसानों का जो कर है, किसानों का जो टैक्स है, किसान का जो टैक्स है यानी कि कर, जिसको कर बोला जाता था, इनको भी उन्होंने क्या किया, खत्म किया। सामंतवादी व्यवस्था खत्म किया, किसानों का जो कर खत्म किया गया, नाप तोल की व्यवस्था को एकदम इक्वलिटी लाया गया। ये सब लाने के बजाय, ये सब जो है आया तो फ्रांस का जो आजू बाजू का देश था,
फ्रांस का जो पड़ोसी देश था, फ्रांस का जो पड़ोसी देश था, नेबरिंग देश था, वो क्या किया, वहां भी जो है राष्ट्रवादी का जो है राष्ट्रवाद का जो है विकास फैलने लगा। अब उससे पहले आप लोग जानते हैं कि नेपोलियन क्या कर रहा था, अपना जो है गुट बनाकर अलग अलग देश में भेज रहा था, और वो सैनिक क्या कर रहे थे, अलग अलग जो है वहां पे फ्रांस यानी कि राष्ट्रवाद को फैला रहा था। अब यहाँ पे फ्रांस को फैला रहा है, और अलग अलग देश जैसे ऑस्ट्रिया, प्रसा, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, ये सभी का देश जो है सबकी नजर फ्रांस पे रहता था, और सब जो है देखता था कि फ्रांस में बहुत अच्छा यहाँ पे शासन चल रहा है, वहां का जो है राजा है संवैधानिक राजतंत्र, वहां का जो राजा है वो संविधान के हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार दिया हुआ है, समाजवादी को हटा दिया गया है, किसान से कोई ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके का जब शासन था, इस तरीके का जब शासन था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सभी सोचेंगे कि मेरे देश में भी इस तरीके का होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि फिर जो है पूरे यूरोप में जो है फिर क्रांति की लहर उठने ही वाली थी। फिर परंतु क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे 1815 में सभी राजा ने मिलकर वॉल्टर का युद्ध करके 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय कर दिया, और वहां से उसका जो है उसको जो है मार दिया गया। ठीक है, 1815 में जब मार दिया गया, फिर हम यहाँ पे आगे आप लोग को कहानी बताते हैं। जब 1815 में जो है 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को जब उसको जो है मार दिया गया, तो फिर 1815 में वीना कांग्रेस हुआ, और आप लोग को थोड़ा सा वीना कांग्रेस के बारे में बताए थे, और 1815 में वीना कांग्रेस हुआ, तो फिर वीना कांग्रेस में क्या हुआ, आइए हम थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपने नोट्स पे चलेंगे, और नोट्स आप लोग को जो है हो सकता है तो व्हाट्सएप चैनल एमआर क्लासेस करके जो है आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एमआर क्लासेस 07 पे, वहां पे भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वीना कांग्रेस की कहानी को। वीना कांग्रेस, अब देखिए, जब नेपोलियन अपने देश में अच्छा अच्छा काम कर रहा था, यानी कि बहुत ही बेहतर काम कर रहा था, संविधान के हिसाब से चल रहा था, तो आसपास के जो देश थे, ऑस्ट्रिया, प्रसा, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब जो इटली, ये सब जो देश थे, वहां की जनता जो है भड़क उठी थी, और उन लोगों को भी जो है संवैधानिक राजतंत्र चाहिए था, क्योंकि वो लोग भी जो है इसी तरीके से दबे कुचे लोग रहते थे। और बात किया जाए तो पूरे फ्रांस में 3 वर्ग के लोग रहते थे इसी तरीके से, पादरी, कुलीन और छोटे वर्ग के लोग। तो सभी लोग जो है छोटे वर्ग की जो है जनसंख्या ज्यादा थी, और सभी लोग जो है दबे कुचले लोग रहते थे। तो वीना कांग्रेस में क्या हुआ था, जब 1815 में यानी कि वाल्टर के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को जब हरा दिया गया, यानी कि इसकी पराजय कर दी गई, तब जो है क्या किया, यानी कि पड़ोसी देश के जो है पड़ोसी देश के ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्रसा, डेनमार्क, ये सब इटली वगैरह सब सभी के जो देश थे, ये 1815 में जो है वीना वीना के नगर में, यानी कि जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, तो इस नगर में एक मीटिंग की गई थी, इस नगर में एक सम्मेलन हुआ था, यानी कि मीटिंग हुआ था, जिसको हम क्या कहते हैं, वीना कांग्रेस कहते हैं, या वीना सम्मेलन कहते हैं, वीना सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसका डिफिनेशन था, तो आप लोग को वहां से जो भाषा हम बोल रहे हैं वही भाषा में आप लोग को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीना नगर में ये सभी राजा जो है वहां पहुंचे। फिर क्या हुआ आप लोग को बता दें, फिर क्या हुआ कि फिर 1815 में ही इसी वीना सम्मेलन में वीना संधि हुई। संधि का मतलब जो है एक रूल बनाया गया, एक जो है रूल यानी कि नियम बनाया गया, जिसको हम संधि के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो वीना संधि, इस वीना संधि में क्या हुआ, उससे पहले आप लोग को जो है थोड़ा सा रूढ़िवादी व्यवस्था या पुनर्स्थापना रूढ़िवादी व्यवस्था समझा देते हैं। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा रूढ़िवादी व्यवस्था समझाते हैं। रूढ़िवादी व्यवस्था, जब जो है आप लोग रूढ़िवादी व्यवस्था को समझेंगे, फिर आप लोग जैसे बिना संधि में क्या क्या हुआ था आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो देखिए, रूढ़िवादी व्यवस्था पुरातन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पुरातन व्यवस्था। ठीक है, पुरातन व्यवस्था। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराना ख्याल, यानी कि पुराने जमाने का ख्याल जो है बोलते हैं बहुत आदमी रूढ़ी है, यानी कि रूढ़िवादी व्यवस्था का मतलब होता है पुराना व्यवस्था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में जब शासन किया, 1804 से पहले फ्रांस में जैसे तानाशाही था, यानी कि राजतंत्र था, और तानाशाही राजतंत्र था। ठीक है, कि वो जो है संवैधानिक नहीं था, राजा जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा था। तो 1804 से पहले जो है जब यहाँ पे राजतंत्र था, यानी कि संविधान, यानी कि तानाशाही राजतंत्र था, तो ये जो है उसको जो है फिर से, यानी कि वीना संधि में ये बोला गया कि हमको जो है रूढ़िवादी व्यवस्था लाना है। मतलब कि 1804 से पहले जो व्यवस्था चल रही थी पूरे यूरोप में फिर वही व्यवस्था लाना था। हालांकि पूरे यूरोप में था, यानी कि यूरोप के अन्य राज्यों में था, अन्य देश में था, लेकिन फ्रांस की वजह से पूरे यूरोप में, यानी कि अलग अलग देश में जो है क्रांति की लहर उठने ही वाली थी। फिर इन्होंने क्या किया, आसपास के जो पड़ोसी राजा सब थे
उन्होंने बिना संधि किया। बिना संधि में ये बात हुआ कि अब तो नेपोलियन बोनापार्ट रहा नहीं, तो अब उसको जो है, हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है जो गुट बना रहा था उसको भी जो है बंद कर दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना जो है यहाँ पे बंद हो गई, राष्ट्रवाद को फैलाना बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बिना बिना कांग्रेस में जो है बिना संधि में ये बात किया गया कि हम जो पुराना व्यवस्था है जो पहले के जमाने में यानी कि 1789 में लुई सुलवा जो कर रहा था, अब फिर से हम वही काम करने वाले। और उस समय में जो है ये बिना संधि का जो अध्यक्ष कौन कर रहा था, तो मीटरनिक। मीटरनिक कौन था? मीटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उस समय ऑस्ट्रिया का ये राजा था और ये जो है बिना संधि को कंट्रोल कर रहा था, बिना संधि को ये अध्यक्ष बना हुआ था और ये सारा व्यवस्था बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को बता दे कि जब 1815 में बिना संधि हुई, 1815 में बिना संधि हुई, सभी लोगों ने बोला कि ठीक है अब हम जो है तानाशाही राजतंत्र चलाएंगे। पुरातन व्यवस्था जो था पुराने जमाने में 1804 से पहले जो 1789 के आसपास लुई सोलवा जो बना कर रखे हुआ था, उस तरीके का शासन हम जो है फिर पूरे यूरोप में फैलाएंगे, इंक्लूडिंग फ्रांस में भी चलाएंगे, क्योंकि फ्रांस में तो संवैधानिक राजतंत्र नेपोलियन बोनापार्ट लेकर आए थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को मार के नुआ दिया था 1815 में वाल्टर के युद्ध में। तो उस समय फिर बिना की संधि हुई। बिना की संधि में ये बोला गया कि 1815 में फिर जो है फ्रांस का राजा जो है फ्रांस का राजा 1815 में फिर बुर्बो राजवंश के जो है लुई 18वां को बनाया गया। लुई 18वां को बनाया गया फ्रांस का राजा, फिर जो है 1815 में जो है लुई 18वां को बनाया गया और फिर जो है इसको फिर वही तानाशाही व्यवस्था शुरू हो गई। यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट शुरुआत किए थे संवैधानिक राजतंत्र की, उस संवैधानिक राजतंत्र को खत्म किया गया और फिर जो है मतलब तानाशाही राजतंत्र चलाया गया। लुई 18वां जो है और बहुत ही ज्यादा कठोर होकर अपने शासन को चला रहा था। और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया, जर्मनी और सभी राजा फिर अपने अपने देश में, यूरोप के अन्य देश में जो है तानाशाही राजतंत्र को बरकरार रखते हुए चला रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ 1815 में, 1815 से 1824 तक, 1815 से 1824 तक ये लुई 18वां शासन कर रहा था फ्रांस में। लेकिन 1824 में ये लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। लुई 18वां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1824 में। फिर 1824 में जो है फ्रांस का राजा जो है चार्ल्स दसम बनता है। चार्ल्स दसम ये जो है फ्रांस का राजा बनता है 1824 में और ये फ्रांस पर जो है शासन करता है 1830 तक। ये जो है शासन करता है 1830 तक। फिर 1830 में भी क्रांति होती है और 1848 में भी क्रांति होती है। बहुत सारी क्रांति के बाद जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो है हम 1830 तक की कहानी को बता देते हैं, चार्ल्स दसम तक की कहानी को हम बता देते हैं। फिर जो है इसका जो है आप लोग को पीपीटी यानी कि पीडीएफ जैसे तैयार है, आप लोग को जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको पीडीएफ को भी एक बार हम लोग समझाएंगे। ठीक है, देखिए तो 1824 में चार्ल्स दसम क्या कर रहा था? चार्ल्स दसम जो था जो है 1824 में नया राजा बना। फिर जो है इन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को इन्होंने भी मानना बंद कर दिया। बोला कि नहीं, हम संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे। बोला कि अगर हम अपने मन से शासन नहीं कर पाए तो उससे अच्छा है कि हम अपना जीवन जो है लकड़ी काट कर व्यतीत कर सकते हैं, जीवन जो है अपना जो है लकड़ी काट कर जो है बिता सकते हैं। ठीक है, इसका ये मानना था कि अगर राजा है तो हम राजा की तरह रहेंगे, यानी कि संविधान यानी कि कोई भी हमको रोक नहीं सकता है। ये बोलता था हम अपने मन से काम करेंगे, नहीं करेंगे तो उससे अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी लकड़ी काटकर ही बिता दें। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही स्वेच्छाचारी राजा था। स्वेच्छाचारी, ये जो है बहुत ही स्वेच्छाचारी राजतंत्र था। स्वेच्छाचारी का क्या मतलब होता है? स्वेच्छाचारी का मतलब होता है जो खुद की मर्जी का काम करे, जो राजा के बारे में या जो जनता के बारे में, प्रजा के बारे में नहीं सोचे, उसको जैसे स्वेच्छाचारी यानी खुद की मर्जी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिर जो है 1824 में चार्ल्स दसम बना। चार्ल्स दसम जो है 1824 से 1830 तक में जो है फ्रांस में शासन किया और फिर 1830 में फिर एक क्रांति हुई, क्योंकि फिर 1824 में क्या हुआ था, 1824 से 1830 में उन्होंने स्वेच्छाचारी किया। प्रेस की जो है मतलब जो प्रेस की जो मुक्ति रहती है, जो कि प्रेस की जो आजादी थी उसको जो है उन्होंने बंद कर दिया और भाषण वगैरह सब पे भी उन्होंने पाबंद लगा दिया कि आप कहीं पे कुछ नहीं बोल सकते हैं राजा के विरुद्ध। जब आप अगर राजा के विरुद्ध बोल सकते हैं, बोलिएगा तो फिर आपको मार के मुआया जाएगा, यानी कि आपको जो है सजा दिया जाएगा, कारावास में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रेस की जो है आजादी को बंद कर दिया गया, लोगों को कहीं बोलने नहीं दिया जाता था। उसी तरीके से किसान की स्थिति फिर उसी तरीके से हो गई। छोटे मजदूर वर्ग के लोग जो थे, मजदूर लोग के जो थे वो उनकी भी स्थिति उसी तरीके से जैसे पहले 1789 में हो गई थी उसी तरीके से हो चुकी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे 1830 में एक क्रांति होती है। 1830 में एक क्रांति होती है चार्ल्स दसम के विरुद्ध।
चार्ल्स दशम के विरुद्ध एक क्रांति होती है 1830 में, जिसको हम जुलाई क्रांति कहते हैं, जिसको हम जुलाई क्रांति कहते हैं। जुलाई क्रांति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी की कहानी हमने इतना सारा कहानी पढ़ा है 1789 से लेकर 1830 तक, 1789 से लेकर 1830 तक की कहानी को हम बहुत अच्छे से डिटेल में अभी हमने पढ़ा। इसका आप लोग को पीपीटी दिखाया जाएगा और फिर से एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने राष्ट्रवाद को समझ लिया था और बात किया था 1789 के बारे में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पे लुई सोलवा जो था बहुत ही क्रूरतावादी था, तानाशाही था, जनता को जो है नहीं समझता था, जनता के अधिकार को दबाई हुआ था, जनता को जो है कोई भी अधिकार, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देता था। जनता जो है राजा सही वफादारी को ही राष्ट्रवाद समझती थी, लेकिन इससे जनता का बहुत ही घाटा होता था, बहुत ही जनता परेशान हो जाती थी। राजा जो बोलता था उसका जो है हुक्म मानना पड़ता था, तो इससे जनता को जो है बहुत ही नुकसान होता था, परेशानी उठानी पड़ती थी, जिसके कारण 1789 में राष्ट्रवाद के लिए जनता भी समझ चुकी थी कि अगर हम ये हमारा देश है तो हमको बहुत सारा अधिकार मिलना चाहिए। राजा को भी संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि देश रहना चाहिए, यानी कि राजा का रहना नहीं रहना वो अलग बात है, देश रहना चाहिए, फिर तब हम लोग वहाँ पे निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, एक नई शुरुआत थी, ये एकदम जैसे प्रारंभ थी, यानी कि यहाँ से जैसे इसकी शुरुआत ही हुई थी, यानी कि राष्ट्रवाद की यहाँ से शुरुआत होना शुरू हो गई थी। राष्ट्रवाद की बात जैसे इस क्रांति से उठाना शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए महात्मा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई थी। देखिए पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, तो ये जो हुआ था यानी कि पहली अभिव्यक्ति जो बात किया गया था, जो एक्सप्रेस किया गया था कि नहीं हमको राष्ट्रवाद चाहिए, ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। ठीक है, देखिए बदलाव क्या हुआ था? सत्ता निरंकुश राजा लुई सोलवे के हाथ से निकलकर जनता के हाथों में आ गई थी, लेकिन 1792 तक ही 1792 हमने बताया था कि संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया, संविधान बनाया गया, लेकिन फिर इसमें पाद्री वर्ग और कुलीन वर्ग को ही ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया गया, जनता को नहीं दिया गया। प्रतीक और पहचान देखिए, नया फ्रांसीसी तिरंगा भी लाया गया, तिरंगा झंडा अपनाया गया। ठीक है, प्रीति भूमि नागरिक जैसे शब्दों से एकता लाई गई, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। ये सभी आप लोग को मिल जाएगा। और जैसा कि बताया कि 1799 तक ही ये चला और 1804 में फिर यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आया। फिर यहाँ पे जनता की स्थिति दयनीय होने लगी, बहुत ही परेशान लायक होने लगी। फिर 1804 में यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो देखिए फिर हमने बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, तो आप लोग को तो पता ही है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या किया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 जो जैसा कि 1792 में संविधान बनाया गया था, यानी कि फ्रांस का सम्राट संविधान बना था, जो कि 1799 तक चला, जबकि इसमें जो है अमीर वर्गों के लोगों को ही अधिकार दिया गया था, अमीरों को ही अधिकार दिया गया था। डायरेक्टरी का शासन था, डायरेक्टरी का शासन को क्या किया उन्होंने समाप्त कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बना, फ्रांस के गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर बैठा। फिर 1804 से 1815 तक उन्होंने यहाँ पे फ्रांस की गद्दी को चलाया। फिर उन्होंने विस्तार, जैसे कि उसने ऑस्ट्रिया को हराकर इटली के एक बड़े भाग पर हिंसा कर लिया। अच्छा, नेपोलियन का एक कहावत, नेपोलियन के बारे में एक चीज और थी कि जब वो फ्रांस का राजा बना तो ये नहीं कि अपने फ्रांस पे ही शासन कर रहा है, वो क्या कर रहा था, आजू बाजू के क्षेत्र को भी यहाँ पे युद्ध करके वहां के क्षेत्र को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला रहे थे और वहां भी राष्ट्रवाद फैला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, ऑस्ट्रिया को हराकर इटली के एक बड़े भाग पर क्या किया था, अधिकार कर दिया था। फिर 1815 में जो है वीना कांग्रेस हुई थी, 1815 में जो वीना कांग्रेस हुई थी, तो फिर वहां पे बात हुई कि देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो अधिकार को अपने अधिकार में लिए हुए हैं उसको छोड़ना पड़ा। लुई 18वां को बोला गया कि देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को भी जो भी क्षेत्र को अपने हिस्से में लिए हुए उसको छोड़ना पड़ा। तो लुई 18वां जो है वो सारे अधिकार को, यानी कि सारे क्षेत्र को क्या किए, क्षेत्र को छोड़ दिए। ठीक है, फिर आगे देखिए नेपोलियन संहिता के बारे में आप लोग को पढ़ा था कि 1804 में हुआ, मुख्य सुधार हुआ, इसको हम नेपोलियन कोड के बारे में भी जानते हैं। नेपोलियन कोड के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें 5 कोड लाया गया, जैसे कि नेपोलियन प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए, जैसा कि विशेष अधिकारों का जन्म के आधार पर मिलने वाले सभी विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये पहले आप लोग को बता दिया कि जो पादरी में पैदा होता था वो अपने आप को बहुत ही स्वभावशाली मानता था, वो अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो बोला ऐसा ना होने वाला है। फिर दूसरा आया समानता, यानी कि इक्वलिटी। क्या लाया गया, इक्वालिटी का अधिकार लाया गया। जैसा कि आप लोग को भी यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, देखिए कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार माना गया, कानून के नजर में सभी को क्या माना गया, यानी कि समान, यानी कि एक जैसा माना गया। कोई यहाँ पे पादरी, कोई कुलीन, कोई दास वर्ग नहीं है, सभी इक्वलिटी है, सभी को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है,
तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से जो है शासन 1804 से लेकर 1815 तक फ्रांस में चल रहा था और इसकी लहर जो पूरे यूरोप में हो रही थी। फिर पूरे लहर को रोकने के लिए बिना संधि बिना कांग्रेस हुआ था, जिसमें आसपास के राजा जो है वाल्टर का युद्ध, वाल्टर एक जगह का नाम है, वाल्टर एक जगह का नाम है, जिसमें जो है उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट को मार के हुआ था। ठीक है, उसको जो है मार दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा संपत्ति का अधिकार, ये जो है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसका एक कोड है। समझ, अगला जो है कोड आया था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या होता है, नागरिकों को संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया जाता था। पहले क्या होता था, मान लिया किसान कोई खेती कर रहा है, अब मान लिया राजा को किसी किसान की जमीन पसंद आ गई, यानी कि ये जमीन बहुत ही अच्छी है, तो किसान को बोला जाता था कि ये जमीन जो है आप छोड़ दीजिए, अब ये जमीन पे राजा का कब्जा रहेगा या फिर सामंतों का कब्जा रहेगा। किसका? सामंतों का कब्जा रहेगा। तो किसान क्या करते थे, राजा से वफादारी करते थे और राजा से वफादारी करना ही उसकी राष्ट्रवाद कहलाता था। ये 1789 से पहले की सोच थी। लेकिन किसान जो है जब अपना अधिकार उसको दे देता था, तो वही बोला गया कि संपत्ति यानी कि जो भी जमीन ये भी जमीन जो है तो नागरिकों की है और उसका अधिकार है कि वो किसी को दे या नहीं दे, वो उसका अधिकार। ठीक है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने उनको खत्म किया। किसानों को रहा समानती व्यवस्था, हमने बताया कि समानती फीडरल सिस्टम को क्या किया उन्होंने, खत्म किया। ठीक है, खत्म किया और किसानों को भू दासत्व से मुक्ति मिल गई, यानी कि उसके पास जो है बहुत ही कर्जा रहता था, किसानों के पास बहुत सारा कर्जा रहता था, इससे जो है उनको मुक्ति मिल गई जब नेपोलियन बोनापार्ट ये सब टूट रहे थे। ठीक है, तो किसानों की तो बल्ले बल्ले हो गई और जो छोटे छोटे जाति के वर्ग थे उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई और उन लोग थोड़ा सा मेहनत करके जो है अमीर बन गए और फिर बाद में वही लोग जो है माध्यम वर्ग कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? माध्यम वर्ग कहलाने लगे, क्योंकि उसको जैसे कर देना नहीं पड़ रहा था, टैक्स वगैरह सब कुछ नहीं देना पड़ रहा था, तो उन लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया और अपने आप को जैसे अपनी स्थिति को सुधार किया और वही जैसे वर्ग लोग फिर माध्यम वर्ग, फिर रूस में जैसे 4 प्रकार के वर्ग माने गए। पहला तो पादरी हो गया, पहला वर्ग जो है हम पहला तो पादरी था जो कि आप लोग को पढ़ाया ही गया था, उसके बाद जो है कुलीन, उसके बाद जो है माध्यम, उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास कुछ लोग दास में रह ही गए थे, कुछ वर्ग जो है जो छोटे वर्ग के जो लोग थे वो दास वर्ग में रह ही गए थे। ठीक है, देखिए पूरे देश में एक जैसे वजन और माप लागू किया गया था, यानी कि अलग अलग पहले जो है वजन के लिए यहाँ पे सूचक लिया जाता था, लेकिन बोला गया कि नहीं, एक जैसा ही होना चाहिए और माप वगैरह सब जो है एक होना चाहिए। मुद्रा पहले जैसे समान राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई जिसमें व्यापार आसान हुआ, यानी कि अलग अलग जो है पहले मुद्रा चलाई जाती थी, लेकिन बोला नहीं यहाँ पे कम से कम 2 ही मुद्रा चलेगा। नेपोलियन के टाइम में 2 ही मुद्रा चल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। कारीगरों को छूट, संघों का नियंत्रण, कारीगरों को छूट दिया गया, मतलब कि वहां पे जो है पहले दास की जो सिस्टम थी, दास व्यवस्था जो थी उसको जो खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखिए यूरोप पर प्रभाव, अब ये पूरी क्रांति जो हुई जब नेपोलियन इतना सारा काम किया अपने फ्रांस में, जब कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र में अपने देश में कोई अच्छा काम करता है तो इसका प्रभाव जैसे अलग अलग देश में, पड़ोसी देश में भी जाता है। ठीक है, पड़ोसी देश में भी जाता है, तो उसका जैसे यूरोप पर भी पड़ा था, पूरे यूरोप पर, यूरोप के अंतर्गत और भी ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रसा, जर्मनी, ये सारा देश रहता था, तो इन पर भी थोड़ा सा फ्रांस पड़ता था। ठीक है, तो देखिए इस पे जो है ये सारा देश था, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब इटली शहर में फ्रांसीसियों का स्वतंत्रता के दूत के रूप में स्वागत हुआ। देखिए स्वतंत्रता का दूत मतलब गुड, यानी कि जो भी यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने सैनिक को जो भेज रहे थे वो इन सभी हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं स्वतंत्रता के दूत के रूप में स्वागत हुआ, उनका बहुत ही स्वागत किया गया, क्योंकि उनको जब पता चला कि ये नेपोलियन द्वारा भेजे गए हैं और फ्रांस से आया है और इन सभी देश के नागरिकों को पता था कि फ्रांस में अच्छा सिस्टम आया है, अच्छे इनके संविधान के हिसाब से राजा चल रहे थे, तो वहां की उसके राजा की जो सैनिक थे उनका जो है अच्छा तरीके से स्वागत किया, उनसे जो सीखा कि राष्ट्रवाद को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद की भावना नेपोलियन के अभियानों ने अनजाने में ही यूरोप के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीयता, एकता और देशभक्ति की भावना जगाया था। देखिए इस तरीके से ही उन्होंने जो है इस तरीके से ही उन्होंने क्या किया था, जब अपना जो है सैनिक को जब अलग अलग देश में भेजे थे, तो यूरोप के नेपोलियन के अभियान उन्होंने चलाया था सैनिक भेजने का, सैनिक अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक भेजने का उन्होंने अभियान चलाया था। सैनिक अनजाने में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय एकता को फैलाया था, देशभक्ति को फैलाया था। ठीक है, अब देखिए बदलाव, छोटे छोटे रियासतों में बनते यूरोप के आधुनिक राज्यों की अवधारणा विकसित होने लगी। यूरोप जैसे छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था, जर्मनी जैसे 39 राज्यों में बटा हुआ था। आगे जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जर्मनी जो है
39 को छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर उसके में जब उसकी वहां की जनता के में जब राष्ट्रवाद की भावना फैली तो उन लोगों ने पता तब उन लोगों को ये लगा कि नहीं, हमको जैसे एकजुट होकर अपने देश को मजबूत करना है। ठीक है, जैसे कि उदारवादी राष्ट्रवादी हमने पढ़ाया कि उदारवादी का मतलब क्या होता है, पुराना व्यवस्था, पुराना व्यवस्था, पुराना व्यवस्था। अच्छा, पुराना व्यवस्था क्या होता था, जैसे कि पुराने समय में राष्ट्रवाद क्या होता था, तो राजा के वफादार को, राजा से वफादारी, राजा से वफादारी, वफादारी ही क्या कहलाती थी, राष्ट्रवाद कहलाती थी। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो पुराना 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 राष्ट्रवादी थी, पुराना जो है जिस तरीके से राजा से वफादारी करना ही राष्ट्रवाद कहलाती थी, उसी को हम उदारवादी व्यवस्था कहते हैं, या इसको किसी किसी किताब में पुरातन व्यवस्था भी कहते हैं, पुरातन व्यवस्था भी कहते हैं। तो पुरातन व्यवस्था बोला जाए या फिर उदारवादी व्यवस्था बोली जाए, बात एक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उदारवादी शब्द लैटिन वर्ड से आया है, इसको थोड़ा सा प्रिंट में टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये जो है लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा के लीवर से आया है, लीवर, लीवर से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। ठीक है, यहाँ पे आजाद उदारवादी यानी कि, अच्छा ये उदारवादी है, तो उदारवाद का मतलब होता है आजाद, यानी कि अब जो है फ्रांस की जनता जो चाहती थी कि अब हमें जो है आजाद यानी कि खुले तौर पर राष्ट्रवादी चाहिए। ठीक है, देखिए जो है हम पुराना व्यवस्था बताएंगे, ये जैसे रूढ़ीवादी था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो है रूढ़ीवादी था, रूढ़ीवादी जिसको हम पुरातन व्यवस्था भी कहते हैं, तो ये आप लोग को दूसरा है, ये वैसे पुराना व्यवस्था को ही रूढ़ीवादी व्यवस्था कहते हैं, और ये उदारवादी जो है ये जो है आजाद है, ये जो है आजाद मतलब खुला हुआ, खुला हुआ यानी कि जनता जो चाहता है, जनता पूरे तौर पर अब राष्ट्रवादी चाहती थी, जनता जो है पूरे तौर पर चाहती थी कि अब हमें हमारा अधिकार मिले, राजा को जो है संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है, तो आगे देखिए जॉल वेराइन हमारे पास लाया गया। देखिए अब जो है राजनीतिक लक्ष्य, ऐसे सरकार जो सहमति से बनी, जैसे कि राजनीतिक लक्ष्य ये जनता चाहती थी कि अब हमारे हिसाब से यानी कि सरकार जो है सहमति यानी कि जनता की सहमति से, जनता की सहमति से जो सरकार बनी, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार का आनंद। देखिए इसमें जो है जब जो है मतलब कि यूरोप में, पूरे यूरोप में जो है जब फ्रांस को देखकर, तो फ्रांस की जनता भी चाहती थी कि निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को अंत किया जाए, वहां क्या हटाया जाए, संविधान और प्रतिनिधि अधिकारी सरकार की स्थापना यानी कि संविधान बनाया जाए, और जो है और जो है यहाँ पे संविधान के हिसाब से ही जो है राजा को चुना जाए, संविधान के हिसाब से ही राजा को चुना जाए। आर्थिक लक्ष्य बाजारों को मुक्ति और चीजों तथा पूंजी को आवागमन पर लगे सरकारी नियंत्रण को हटाना। देखिए जैसे कि सरकार जो है अगर वहाँ के व्यापार थे, छोटे मोटे जो व्यापार थे, अगर वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जो है अगर सामानों को ले जाते थे, चीजों को ले जाते थे, चीजों को या पूंजी को आवागमन के लिए ले जाते थे, तो सरकार उससे अलग अलग प्रकार की टैक्स लेती थी। तो ये वहाँ की जनता चाहते थे कि हमसे जो अलग अलग प्रकार के कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, ये खत्म हो और एक तरह का टैक्स हमारे पास जो है चालू हो। उसी तरीके से जॉल वेराइन लाया गया। जॉल वेराइन जो है व्यापारियों के लिए एक बाधा व्यापारियों की बाधाओं को खत्म करना प्रमुख सुधार था। विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया गया है। जो अलग अलग यहाँ पे टैक्स लिया जाता था उसके अकॉर्डिंग, जॉल वेराइन के अकॉर्डिंग वहाँ के टैक्स को खत्म किया गया। ठीक है, जॉल वेराइन एक संस्था है व्यापारियों के लिए, जिसमें जो है अलग अलग राज्यों में जो है सामान ले जाने आने में जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को, उस कर को जो है खत्म किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है। देखिए बिना कांग्रेस, इसकी तो जो है हम फिर कल से पढ़ेंगे, इसका जो है वीडियो आप लोग को पार्ट 2 में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो आप लोग को भी दिक्कत हो सकती है। और हम जो है बिना कांग्रेस को हालांकि आप लोग को समझा दिए हैं कि रूढ़ीवादी जैसे अभी हमें बता रहे थे कि रूढ़ीवादी जो है पुराना व्यवस्था होता है। रूढ़ीवादी क्या होता है, पुराना व्यवस्था होता है। तो रूढ़ीवादी को आप लोगों को समझा दिए थे। और ये जो है हालांकि आप लोग को बीना कांग्रेस में समझा दिया कि 1815 में एक परिचय हुआ था। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में, हम लोगों ने बताया था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में हुई थी। हालांकि इसको हम अच्छे से डिटेल में हम इसको कल करेंगे, और हमारा पार्ट 2 का आप लोग वेट कीजिएगा, और हमारे पास जैसे पार्ट 2 कल आ जाएगा। और आप लोग को मैथ्स का भी वीडियो रेगुलर मिल रहा होगा, तो आप लोग इस चैनल को से जुड़ सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए, अपनी जर्नी को बेस्ट करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सब सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल आसान भाषा में। जैसा कि आप लोग इतिहास का पहला ये लेक्चर था, आप लोगों ने किया होगा, तो आप लोग को बिल्कुल बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को पूरे सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। तो आई थिंक कि आज जो है आई होप कि आप लोग को आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं फिर बिना कांग्रेस से आगे की कहानी। बिना कांग्रेस की कहानी तो वैसे आप लोग को बता दिया है, फिर आगे की कहानी हम इसको जो है पार्ट 2 में देखते हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं पे